जाते उसी माइक्रो को बंद करना। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 जी, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। हाँ जी, ठीक है, चलिए। वीडियो आ रहा है सर भाई? जी जी। नमस्कार साथियों, मेरी मित्र मंडली द्वारा जा रहे 10 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप के दूसरे सत्र बीज सत्र में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं अपने गुरुदेव सुरजीत घोष बड़सली जी को उनके संभाषण के लिए आमंत्रित करूं, मैं 2 शब्द उनके बारे में पहले कहना चाहूंगा। सुरजीत घोष बड़सली जी पेशे से लेक्चरर हैं, जो इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में कल्चरल सेल के प्रधान के तौर पर भी कार्यरत हैं। ये एक कवि, लेखक और आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। अभी तक इनकी 6 किताबें जो व्यक्तिगत इनकी हैं वो आ चुकी हैं, जिनमें एक हिंदी कविता संग्रह, एक डोगरी कविता संग्रह, 2 गजल संग्रह और 2 किताबें आलोचना की छपकर हम लोगों के बीच में आ चुकी हैं। सुरजीत घोष बड़सली जी को भाषा परिषद का पुरस्कार भी मिला था, जिसके उपरांत इन्होंने अपनी हर किताब पर यह लिखना शुरू कर दिया कि मेरी किसी भी किताब को किसी पुरस्कार के लिए मनोनीत ना किया जाए। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये जो वर्कशॉप संभव हो पा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सुरजीत घोष बड़सली जी का ही विचार था। उन्हीं के कारण ये मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2G पर कुछ भी कार्य करना संभव नहीं है। ये सारे इनोवेटिव जो आइडियाज हैं, ये उनके जहन से निकलते हैं। हमारी ये तीसरी वर्कशॉप है। 2 जो है इससे पहले आवासीय थी, तीसरी भी वैसा सोचा था जो इस कोरोना महामारी के चलते मुमकिन नहीं हो पा रही थी। और ये सुरजीत घोष बड़सली जी का ही विचार था कि हम क्यों ना 10 दिन की वर्कशॉप जो है वो ऑनलाइन करें, जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि बाहर से भी जो दोस्त हैं, जो साहित्य के चाहने वाले हैं, वो इससे जुड़ सके। मैं ज्यादा समय ना लूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि साहित्य और हमारे बीच का जो फासला है, जो मंडली जिसको दूर करना चाह रही है, वो फासला तभी दूर हो सकता है जब हम सभी इस पर पूरे तन और मन से ध्यान देंगे। क्योंकि इस फासले को दूर करने का कार्य जो है सुरजीत घोष बड़सली जी एक सेतु बनकर कर रहे हैं। आए सभी मिलकर इस फासले को, साहित्य और खुद के बीच का जो फासला है, इसको मिटाएं। सभी 10 दिन इसी तरह से अपना टाइम, समय निकाल कर शामिल होते रहें और जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है उसको ध्यान से सीखें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गुरुदेव सुरजीत घोष बड़सली जी को कि वो अपने शब्द जो हैं आशीर्वाद के रूप में हमारे सामने रखें। सुरजीत घोष बड़सली जी। धन्यवाद अजय अनंत जी। शुक्रिया सर।
प्यारे साथियों, इस 10 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। हालांकि पहले की जो 2 कार्यशालाएं हुई, एक हमारी पत्नीटॉप में हुई थी पहली कार्यशाला, दूसरी जीव आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में। वो अनोखा तजुर्बा था, अनोखे अनुभव थे, क्योंकि दिन रात हम वहीं रहते थे और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पूरा शेड्यूल होता था, जिसमें आनंद भी था, मेहनत भी थी। अब इस वर्ष की ये कार्यशाला कोरोना के चलते हमें इस प्रकार ऑनलाइन करनी पड़ रही है। हर एक बुरी चीज़ में कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है। पिछली 2 कार्यशालाओं में एक बात जो हमेशा हमें खलती रही कि हमारे साथ जो दूसरी स्टेट्स के लोग जुड़े हुए हैं, दूर दराज के जो लोग जुड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनको पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण आवासीय कार्यशाला में आना संभव नहीं हो पाता, वे सब भी इस कार्यशाला में जुड़ चुके हैं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूँ कि इस कार्यशाला में सबसे छोटे प्रतिभागी की उम्र 11 वर्ष है। वे एक बच्ची हैं और 11 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के लोग इस कार्यशाला के प्रतिभागी हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के डोडा से लेकर और मध्य भारत तक अलग अलग स्टेट्स के लोग इस कार्यशाला के साथ जुड़े हुए हैं। एक और बात मैं सबको बताना चाहूँ कि कुछ लोग भ्रमित हैं कि मंडली केवल और केवल डोगरी के लिए काम करती है। इतनी स्वार्थी नहीं है मंडली। मंडली का एक ध्येय है कि मातृभाषाओं के उत्थान के लिए काम किया जाए। उसमें मातृभाषाओं के उत्थान से समाज का क्या फायदा होता है, बच्चों का क्या फायदा होता है और आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए कैसे नए रास्ते खुलते हैं, उसके लिए मंडली बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए अपने क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में बोली जाने वाली मातृभाषाएं जैसे गोजरी, पहाड़ी, कुंछी, भद्रवाही, डोगरी, इस पर भी मंडली पूरी तन्मयता से काम कर रही है। इतना ही नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उर्दू भी सेतु का काम करती है और हिंदी और उर्दू से मिलकर जो एक नई भाषा के रूप में हिंदुस्तानी भाषा सामने आई हुई है, इस सब पर मंडली काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा पर भी मंडली काम करती है। अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए भी 3 से 4 साहित्यकार अच्छा लिख रहे हैं, मंडली के साथ हैं, मंडली के सदस्य। प्यारे साथियों, मंडली बनी क्यों? मेरा व्यक्तिगत भी यही मानना है और मंडली के हर सदस्य का, क्योंकि एक तरह की सोच के ही लोग एक संगठन में जुड़ते हैं। यदि एक से ज्यादा तरह की सोच के लोग हों और वो किसी संगठन के साथ जुड़ें तो स्वार्थ के कारण जुड़ेंगे। यदि सच में किसी उद्देश्य के लिए काम करना है तो सभी की सोच एक जैसी होगी, तभी वो उस संगठन के साथ जुड़ेंगे। हम सबका ये मानना है कि कोई भी संगठन, कोई भी नया संगठन मात्र इसलिए नहीं बना लेना चाहिए कि एक और संगठन बना लिया गया, बल्कि उसके नए ध्येय होने चाहिए। कुछ ऐसे एरियाज ढूंढने चाहिए जिन पर अन्य संस्थाएं काम नहीं कर रही, कुछ ऐसी चीजें जिन पर अन्य संगठन काम नहीं कर रहे या अन्य संगठनों का जिस ओर ध्यान ही नहीं गया। प्यारे साथियों, आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि मंडली ने युगों से चली आ रही एक धारणा कि साहित्यकार तो माँ के पेट से जन्मता है को बदल दिया। इसी ध्येय को लेकर मंडली चली थी। मंडली का मानना था कि साहित्यकार बना बनाया पैदा नहीं होता, यदि उसमें सहिष्णुता है, संवेदनशीलता है, चीजों को महसूस करने की शक्ति है और वो साहित्य रचना करना चाहता है तो वो साहित्यकार हो सकता है। इस ध्येय को लेकर मंडली चली थी और बाकी की साहित्यिक संस्थाएं अपनी अपनी तरह से बिल्कुल बढ़िया काम कर रही हैं, पर फिर भी जो एक बड़ा फर्क मेरी मित्र मंडली और बाकी की साहित्यिक संस्थाओं में है वह ये कि बाकी की साहित्यिक संस्थाओं में
साहित्यकार मिलकर संस्था बनाते हैं, साहित्यकार संस्था में जाते हैं, जबकि मंडली ऐसे लोगों को मिलाकर बनी थी, ऐसे लोगों के मिलने से बनी थी जिन्हें साहित्य में रुचि थी, साहित्य रचते नहीं थे, और मंडली में आने के बाद जिन्होंने साहित्य की रचना शुरू की। मंडली आज भी एक चैलेंज के साथ ये बात कहती है कि वो हर आदमी जिसमें संवेदनशीलता है, जो एहसासों के साथ, एहसास के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे जज्बातों की समझ है, वो हर एक आदमी साहित्यकार बन सकता है अगर वो बनना चाहे तो, और ये साबित कर दिया है। प्यारे साथियों, यहाँ एक और बात जो सबकी जानकारी में है भी और हम उसे कोट करना चाहें कि ये नई बात भी नहीं है अगर मंडली ने ऐसा सोचा। कालिदास के बारे में सबने सुना हुआ है। कालिदास अपनी आधी से थोड़ी कम उम्र तक कितने मूर्ख किस्म के इंसान थे, जो टहनी के कटने वाले सिरे की ओर बैठकर टहनी को काट रहे थे, और राजा के महल में रहने वाले राजा के दुश्मन समझ लीजिए, जो गुप्त मंत्रणा षड्यंत्र कर रहे थे, उन्होंने राजकुमारी के लिए उन्हें चुना था। और बाद में आपने देखा किस प्रकार मंदिर में रहकर, पढ़े लिखे लोगों में रहकर, जहां वाद विवाद हुआ करते थे, साहित्यिक बातें हुआ करती थी, तो कालिदास कितने बड़े महाकाव्यकार बने, कितने उन्होंने महाकाव्य लिखे, आज तक हम उनका नाम नहीं भूले। कहने का अर्थ यह है कि अभ्यास से, रुचि से आदमी साहित्यकार बन सकता है। ये मंडली ने साबित किया है। इसीलिए सब वर्कशॉप्स हुई हैं, इसीलिए सब कार्यशालाएं भी हुई हैं। मंडली के अंदर भी हर माह में एक दिन कार्यशाला हुआ करती है, जो मंडली के सदस्य हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं। अब ये जो ऑनलाइन 10 दिन की कार्यशाला है, साहित्यिक कार्यशाला है, इसमें भी हम क्या सीखेंगे कि एक अच्छी रचना किस प्रकार की जाती है। प्यारे साथियों, सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी रचना को लोगों तक पहुंचाना मुश्किल काम नहीं है। जब हमने लिखना शुरू किया था, गुरुदेव प्रकाश प्रेमी जी की शरण में पहुंचे थे, उन दिनों में अपनी रचना को 10 लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, अखबार वालों के पीछे दौड़ना पड़ता था। कोई एक रचना छपती थी, फिर महीना भर वेट करो, फिर महीने के बाद कोई एक रचना छपती थी, कौन उसको पढ़ता था। रेडियो में कभी कभार कोई मौका मिलता था, टीवी में बहुत कम मौके मिलते थे, साहित्य अकादमी दिल्ली के बहुत कम प्रोग्राम हुआ करते थे। हर तरफ ऐसा वातावरण नहीं था कि एक साहित्यकार अपनी रचनाओं को, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा पाए। समय बदला, 2010 के बाद एक परिवर्तन आ गया पूरा सोशल मीडिया का। आज कितने ही लोग सोशल मीडिया पे जुड़ चुके हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इस प्रकार कितने ही ऐसे चैनल हैं जहां पर हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर हर एक अच्छी बात के पीछे कुछ बुराई छिपी रहती है, हर बुरी बात के पीछे कुछ अच्छी बात छुपी रहती है। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आज हर कोई कवि बनने जा रहा है। उस चीज से भी हमें थोड़ा सा सीखना है कि वो कविताएं नहीं है, वो जीने वाली कविताएं नहीं है, वो जीवित रहने वाली कविताएं नहीं है। हम सब कुछ ना कुछ चढ़ा देते हैं अपनी वाल पर, और उस पे वाह वाह करने वालों की गिनती गिने नहीं जाती। 100-200 जितने भी लोग जिनकी वाल पे हम कभी कमेंट करते हैं, वो हमारी वाल पे करेंगे। पर हमें आत्म मंथन करना होगा, हमें अपनी चीजों को परखने की, हमें अपनी रचनाओं को परखने की शक्ति अपने अंदर विकसित करनी होगी। क्या वाकई हमारी जो रचना है वो लोगों पर असर कर पा रही है? क्या हमारी जो रचना है वो समय के थपेड़ों से बच पाएगी? क्या आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ेंगी? कब तक वो हमारी रचना जीने वाली है? कब तक वो हमारी रचना जीवित रहने वाली है? या सिर्फ तभी तक जब हम उसे चढ़ा रहे हैं, जब तक हमारा स्टेटस सबके सामने है, उसके बाद वो रचना मर गई। प्यारे साथियों, तकनीक एक जरूरी हिस्सा है। हर एक चीज दिखाने योग्य होनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि सभी चीजें तभी लोगों को पसंद आती हैं। हम कपड़े अच्छे पहनना चाहते हैं, हम खाना अच्छी तरह परोसना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह खाना परोसा जाए। तो इसी प्रकार हमारे विचार लोगों तक इस प्रकार पहुंच पाए कि लोग उन्हें पूरी रुचि से पढ़ें, फिर उसे भूलें ना। उसके लिए तकनीक बहुत जरूरी है। छंद, इस कार्यशाला के दौरान
हम छंदों पर, हम बहर पर कुछ चीजें सीखने वाले हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि कुछ एक पारिभाषिक शब्द इस दौरान आएंगे, 10-15 से ज्यादा नहीं आएंगे। अक्सर लोग डर जाते हैं और उन्हें डराया गया है। कुछ ऐसी मानवीय सोच है कि जिस जगह पर हम खुद पहुंचे होते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई अन्य उस स्थान पर पहुंचकर ये साबित कर दे कि इस स्थान पर पहुंचना आसान था। हम ये साबित करते रहना चाहते हैं कि जिस स्थान पर हम पहुंचे हुए हैं, इस स्थान पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, असंभव के आसपास है। इसलिए केवल और केवल हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अन्य कोई नहीं पहुंच पाता। एक ऐसी भ्रांति फैला दी जाती है जिसके कारण कोई अन्य साहित्यकार बनने की सोचता भी नहीं। परंतु मंडली बिल्कुल इसके विपरीत का काम कर रही है। मंडली कहती है कि हम सब साहित्यकार बन सकते हैं, हर कोई साहित्यकार बन सकता है। हमारे आगे पीछे साहित्य बिखरा पड़ा है, कितने ही रेखाचित्र बिखरे पड़े हैं, कितने ही संस्मरण बिखरे पड़े हैं, कितनी ही कहानियां बिखरी पड़ी हैं, कितने गीत बिखरे पड़े हैं, कितनी कविताएं बिखरी पड़ी हैं। जरूरत क्या है, उन्हें समेट कर, सहेज कर अच्छी प्रकार से प्रेजेंट किया जाए। उसके लिए ही तकनीकें सीखनी जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, 10-15 पारिभाषिक शब्द आते हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। पूरे ध्यान से, लगन से, सहनशीलता से उसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे। उसके बाद आप सब लोग देखेंगे कि वे साहित्यकार भी जो कई बार ये दावा करते हैं कि वे साहित्यकार हैं और जो नए लोगों को आगे आने से रोकने के लिए हर एक संभव प्रयत्न कर लेते हैं, उनकी रचनाओं में भी आप दोष ढूंढना शुरू करें। तकनीकी दोष, जो तकनीक से जुड़े हुए दोष हों, वे आप ढूंढना शुरू करें। फिर वे सब रचनाकार आपके सामने अपनी रचना पढ़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये लोग एक ऐसी कार्यशाला करके आए हुए हैं जहां इन्हें इस विधा की पूरी जानकारी है। हम इन्हें मूर्ख नहीं बना सकते कि हम गजल पढ़ रहे हैं। ये कहेंगे ये गजल नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। हम इन्हें मूर्ख नहीं बना सकते कि हम रेखा चित्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ये संस्मरण पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, ये कहानी पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आज यहाँ से हम ये संकल्प लें कि आने वाले 10 दिनों में पूरी सहनशीलता के साथ, पूरे अनुशासन के साथ हम मंडली की इस 10 दिवसीय साहित्य कार्यशाला का हिस्सा रहेंगे। जो सिखाया जाएगा उसे ध्यान से सीखेंगे। इसके बाद जैसे फेसबुक के ग्रुप में जो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्हें इनविटेशन चली गई है, वो ज्वाइन कर लें। 10 दिवसीय कार्यशाला, 10 डे वर्कशॉप, इस नाम से ग्रुप है वो। वहाँ पोस्ट में हम डालेंगे किस प्रकार, क्या इस विधा की इस विधा के कौन कौन से लक्षण होते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप उस पर जिस प्रकार से निर्देश दिए जाएंगे वो आप निभाएंगे। कोई प्रश्न होगा निसंकोच पूछेंगे। और मेरी विनती है, दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि प्यारे दोस्तों, हम जिस ओहदे पर भी हैं, हम उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, हम धन में धनवान हैं या निर्धन हैं, इस कार्यशाला में प्रवेश पाते ही हम वे सारी चीजें बाहर छोड़कर आ जाए। इस कार्यशाला का हिस्सा बनते हुए हम केवल और केवल खुद ही चल के छात्र बनकर तभी हम सीखेंगे। कार्यशाला में जैसा कि मैंने आपसे कहा, 11 देख लेते हैं ना उनको, 70 वर्ष तक के लोग देख लेंगे उनको। छोटे से छोटे व्यवसाय करने वाले लोग, धन के मामले में थोड़े कमजोर लोग, बहुत धनी लोग और बड़े बड़े ऑफिसर्स, सब इस कार्यशाला का हिस्सा है। लेकिन मेरी यही विनती रहेगी कि कार्यशाला में प्रवेश द्वार जो है, कार्यशाला का प्रवेश द्वार के बाहर हम अपनी सारी उपाधियां छोड़कर आ जाएं। हम मात्र स्टूडेंट बनकर, मात्र छात्र बनकर इस कार्यशाला का हिस्सा बने, इसके नियमों को समझें, नियमों पर चलें और सारे ऐसे प्रश्न करें जैसे एक छात्र प्रश्न करता है, अहंकार को छोड़कर। यदि किसी को अपनी उपाधि, अपना अहंकार छोड़ना मुश्किल लग रहा हो, वो भी निसंकोच इस कार्यशाला को छोड़कर जा सकता है। पर मुझे पूरी आशा है कि जो भी इस कार्यशाला में आए हैं वे पहले ही ये सब चीजें भूल कर आए हैं, वे सीखने के पर्पज से आए हैं,
वे सीखने के उद्देश्य से आए हैं और 10 दिनों के बाद एक बहुत बड़े चमत्कार के साथ हम इस कार्यशाला से बाहर जाने वाले हैं और बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया हो या मंच की दुनिया हो, वहां हम अपना लोहा मनवाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी। शुक्रिया गुरुदेव सुरजीत घोष बड़सल जी। साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमारे सभी की मार्गदर्शक गुरुदेव सुरजीत घोष बड़सल जी को। जो बातें भी उन्होंने कही हैं, कृपया कोई भी मन में उन बातों को ना ले। उनके मन में कुछ भी नहीं होता। जो वो जब कुछ भी हमें निर्देश देते हैं वो हमारी भलाई के लिए होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अपना ओहदा वगैरह जो है बाहर छोड़ के आए, तो ये हमारे सभी के लिए बेहतरी के लिए है कि हम अगर एक छात्र बनकर कुछ सीखने की इच्छा लेकर अगर इस वर्कशॉप में बैठेंगे तो सभी कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख कर जाएंगे। मैं फिर से शुक्रिया करूंगा गुरुदेव सुरजीत घोष बड़सल जी का और उम्मीद करूंगा कि आने वाले 10 दिनों में हम शायद इतना सीख जाएंगे जितना कई लोगों के लिए कई सालों तक सीखना मुश्किल होता है। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर पंकज सारस्वत जी को, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बॉयज उधमपुर में अंग्रेजी के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और मंडली में शालीनता समिति के प्रभारी के तौर पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर पंकज सारस्वत जी हमें मंडली से जुड़े हुए नियमों की जानकारी देंगे, जिसे जानने के बाद हम सभी के लिए उन नियमों पर चलना आसान हो जाएगा। प्रोफेसर पंकज सारस्वत जी, आपका स्वागत है इस पटल पर। धन्यवाद अजय जी। नमस्कार सभी को मेरा। ओम गुरुभ्ये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस कामना के साथ मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। जैसा कि मुझे इस बीज सत्र में निर्देश हुआ है कि मैं इस कार्यशाला से संबंधित नियम अपने सभी प्रतिभागियों सदस्यों के मध्य रखूं। नियम हम स्वयं को अनुशासित करने के लिए ही बनाते हैं और जैसा कि इस संस्था का मूल ही यही है कि व्यक्ति के ऊपर नियम हैं और नियमों पे चलना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है अगर हम इसमें भी एक मजा लें, क्योंकि जितना हम जीवन को अनुशासित रखते हैं, अब सूर्य समय पर चढ़ता है ढलता है, वैसे ही सृष्टि का एक नियम है। तो मंडली भी इन्हीं नियमों को सर्वोपरि रख के चल रही है। कार्यशाला से संबंधित जो नियम है वो हम सब जानते हैं और कुछ जानते हुए भी अगर अनजान बने तो वो फिर घातक हो सकता है, क्योंकि तब हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और फिर मंडली का अनुशासन भी बिगड़ेगा, जिस कारण मंडली बाध्य होगी कि ऐसे सदस्यों को क्या आगे लेकर चलना है या नहीं। उसके लिए नियम जैसा कहता है वो हम सबके सामने ये बातें आने वाली हैं। सबसे प्रथम कि सभी सदस्यों को सभी सत्रों में भाग लेना अनिवार्य है। कभी किसी को कोई परेशानी हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, और अगर ऐसा है वो किसी कारणवश कोई सत्र अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी सूचना उनको पहले ही देनी पड़ेगी। उसके बाद सभी सत्रों से संबंधित जानकारी जो एक कार्य सूची बनाई गई है उसमें दी गई है, उसके अनुसार सभी सत्रों को उसमें भाग लेना सभी सदस्यों के लिए, प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य है। और उन सत्रों में जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी अभ्यास करवाया जा रहा है, समय समय पर जो भी बातें बताई जा रही हैं, खासकर जो साहित्य के संबंधी हैं,
उनके ऊपर चलना और उस अभ्यास को अगले दिन के लिए पूरा करना। जो आज बताया जाएगा या सिखाया जाएगा तो कल हम उस अभ्यास को पूरा करें, जो भी सीखा हो। और जैसा गुरुदेव जी ने कहा कि फेसबुक का जो पेज बनाया गया है इस 10 दिवसीय कार्यशाला के लिए, तो उसमें वो अपने प्रश्न भी सोच कर रखें, लिख कर रखें, ताकि वो समय पर उन प्रश्नों का भी निर्वहन हो पाए, निस्तारण हो पाए। उसके साथ ही समय समय पर जो भी समय के लिए कि कौन सा सत्र कब होगा उसके बारे में जो जानकारी, क्योंकि कभी कोई सत्र आगे पीछे भी हो सकता है, समय आगे पीछे हो सकता है, तो पेज के साथ जुड़े रहना या जो भी माध्यम जिसके द्वारा वो बात बताई जा सकती है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या मेन पेज है, उसके साथ जुड़े रहना और उनका कड़ाई से पालन करना, उन सभी निर्देशों को मानना। और इस बात को शालीनता समिति के जो भी कार्यवाह हैं उनकी इस पर दृष्टि रहेगी, नजर रहेगी कि क्या जो भी लोग, जो भी सदस्य इस कार्यशाला में जुड़े हुए हैं वह ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ ही जो भी अभ्यास के कारण अच्छी रचनाएं निकल कर आएंगी, मंडली इस बात को सबके सामने रखती है, आश्वासन देती है कि उनको अपने मेन पेज पर भी प्रकाशित किया जाएगा, उसकी एक पब्लिसिटी अच्छे तरीके से की जाएगी, क्योंकि मंडली का ध्येय ही यही है कि नए साहित्यकार निकल के आए। साहित्य किसी एक की पनौती नहीं है, जैसा गुरुदेव जी ने कहा, और जिसकी रुचि है वह रुचि निकल कर सामने आए और उसके अंदर का छिपा हुआ साहित्यकार बाहर आए, सारी दुनिया में वह पहुंच पाए, उनका साहित्य वहां पहुंच पाए। तो इसके लिए जो भी अच्छी रचनाएं निकल कर आएंगी, मंडली उनको अपने पेज पर या जो भी अलग अलग माध्यम हैं उनके ऊपर प्रकाशित करेगी उस सदस्य को, क्योंकि मंडली का ये ध्येय है कि मैं नहीं आप, पर अगर कोई अच्छा करता है तो सारे सदस्य उसको आगे लेकर चलते हैं, वही अग्रसर माना जाता है मंडली में। उसके बाद मंडली के हर सदस्य के लिए ये जरूरी है कि जो भी कार्य दिया जाता है वो उसको समय पर पूरा कर लें, नियमों का कड़ाई से पालन करें। और इसके साथ ही जैसा गुरुदेव जी ने भी कहा कि कोई भी विकार अपने मन में ना रखा जाए, अनुशासनहीनता को कड़ाई से लिया जाएगा, और अगर कहने के बावजूद भी कोई सदस्य उसका पालन नहीं करता है तो मंडली बाध्य होगी ऐसे अनुशासनहीन सदस्य को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कि या तो वो खुद छोड़कर चले जाएं या जैसा भी कार्यकारिणी ठीक समझे वह वैसा करेंगे। मंडली का मूल मंत्र सर्व कल्याण के लिए है, और ये मानना कि एक अच्छा साहित्यकार एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी ही हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पहले हम एक अच्छे इंसान हों और उसके बाद ही एक अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं, और ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। यही कुछ नियमों का हम पालन करेंगे तो तभी आने वाले इन 10 दिनों में जो भी हम सीखते हैं ये हमारे लिए एक जीवन भी और जीवन का ध्येय भी, लक्ष्य भी बदल सकता है। इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, आओ हम सब इस महायज्ञ में अपनी पूरी तन्मयता से और आत्मीयता से आहुति दें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर पंकज सारस्वती। इस सत्र को समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा, और उससे पहले मैं आप सभी प्रतिभागियों में अपनी मंडली की तरफ से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। खास धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यशाला को अमली जामा पहनाया है, और ये ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज हैं जो इसका निर्वहन कर रहे हैं, मैं उनका खास तौर पर धन्यवादी हूँ। दीपक शर्मा जी की जो इस सारी कार्यशाला मुमकिन कर पाए हमारे जाने में, फिर दीपक शर्मा जी का
अपनी तरफ से और मंडली की तरफ से शुक्रगुजार हूं। अगले सत्र के लिए हम फेसबुक पेज, जो 10 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप का पेज है, जो आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा, उस पर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। तो अब मैं ये सत्र खत्म करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।